हमारे जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक और करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। ये जो भी टॉपिक्स आपको समझाए जाते हैं, उसमें हमारी अप्रोच ये रहती है कि आपको जो भी मुद्दे इस समय चल रहे हैं, उनके वेरियस डायमेंशन समझाए जाएँ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, लीगल अंडरस्टैंडिंग हो, सोसाइटी से, हिस्ट्री के कोई ऐसी एपिसोड हुई हो, देश के फॉरेन जो रिलेशंस हैं अदर पार्टीज़ से, अदर नेशन से, उनके साथ में, ऑर्गेनाइज़ेशन से, उनको समझाने की कोशिश की जाती है। और हम यह काम इसलिए करते हैं ताकि एग्ज़ाम्स के वेरियस जो स्टेजेस हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस या इंटरव्यू, उन सब में आपको मदद मिले। यानी व्हेन यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन इट्स एंटायरिटी और इन इट्स डेप्थ, देन जो है आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उसके कांसेप्ट को समझना। एक तरह से आप रूटीन एक्टिविटी के तौर पर भी उन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज़ करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट फ्यू ऑफ द कांसेप्ट फ्रॉम दैट। जैसे अब हम जैसे आज बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया था, जब ये बिल के बारे में बात करते हैं तो इसको लोकसभा में 16 अप्रैल 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया। बातें वापस आ रही हैं सामने कि भाई यह बिल एक बार वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और जिस हिसाब से जिन पहलुओं के ऊपर यानी 2/3 मेजॉरिटी को इसने अचीव नहीं किया और इसकी वजह से ये बिल एक तरह से नेगेटिव कर दिया गया, यानी पास नहीं हो पाया, तो वापस से कोशिश की जाएगी इसको पास करने की। तो थोड़ा-सा समझ लेते हैं ये 131st यानी 131वां अमेंडमेंट बिल क्या था? तो आप ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में सर लोकसभा में जो सीट्स होती हैं उसके बारे में एक प्रावधान है कि पॉपुलेशन के आधार पर वो सीट जो हैं वो स्टेट्स को अलॉट होंगी, और जिस भी स्टेट को जो सीट अलॉट हुई है, सेम पॉपुलेशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टेट में भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उनको तोड़ा जाएगा। जैसे अगर एक स्टेट के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश मान लो, तो भारत में मध्य प्रदेश या फिर जो अन्य स्टेट हैं, तो मध्य प्रदेश को मिलने वाली जो सीट्स होंगी लोकसभा में, वो पॉपुलेशन के आधार पर होंगी और उतनी ही होंगी। अगर मान लो मध्य प्रदेश के बजाय अगर वो सीट हमें किसी और स्टेट को अलॉट अलॉट करनी होती, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से वो सीट्स अलॉट हो जाती। जैसे अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो इट हैज़ 25 सीट्स। अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर 7 सीट्स हैं। यूपी के बारे में बात करें तो वहाँ पर 80 सीट्स हैं। तो ये जो है दर्शाता है कि भई पॉपुलेशन के आधार पर विभिन्न स्टेट्स का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन अलग-अलग होगा, और उस पर्टिकुलर स्टेट में भी जो डिवाइडेशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बीच में, वह भी पॉपुलेशन के आधार पर ही होगा। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान में, जैसे 25 लोकसभा सीट्स हैं, तो हर एक लोकसभा सीट में जो डिवीजन किया गया है, उसको उस समय यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो फ्रीज़ की गई थी, वह एक तरह से सेम प्रोपोर्शन पर आधारित हो, इसके बारे में भी हमने प्रोविज़न अपनाए हैं। स्टेट असेंबली में भी सेम स्कीम लागू है। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, उसमें हमने जो भी लोकसभा या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती थी, उनको 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज़ कर दिया था। और ये फ्रीज़ जो है हमने 2000 ईस्वी के बाद में जो भी पहली बार जनगणना होगी और उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, उसकी रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर जो है 2000 के बाद किया जाएगा। यानी 1976 में 1971 की सेंसस के आधार पर 2000 तक या 2000 के बाद में जो पहली जनगणना होगी, तब तक सीट्स फ्रीज़ कर दी गई थी। थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं सीट्स फ्रीज़ क्यों की जाती हैं? तो उससे पहले मैं आपको एक और बता दूँ, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट आया 2001 में, इसने ये जो फ्रीजिंग टाइम था, उसको 2000 से बढ़ा करके 2026 कर दिया। और 106वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2023 में, उसने 1/3 लोकसभा सीट्स को विमेन के लिए रिज़र्व करने का प्रावधान रखा लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज़ में। और यह जो रिज़र्वेशन था, ये कहा गया कि 2023 का कानून जैसे ही कमेंसमेंट इसका हो जाएगा और उसके बाद में जो पहली जनगणना होगी और फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का एक्सपेंशन होगा, उसके बेसिस पर जो है यह यानी 1/3 जो सीट है लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो रिजर्व की जाएँगी। तो मतलब साफ निकला कि जैसे मान लो अभी हमारी पॉपुलेशन सेंसस फिलहाल जिस हिसाब से चल रही है, तो नेक्स्ट के जो लोकसभा इलेक्शन 2029 में होने हैं, तो यह डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो सकता है कि 2019 के पहले पूरी ना हो पाए। तो इसका मतलब ये रहा
कि इवन जो लोकसभा का 2029 का जो चुनाव है, उसमें भी 106वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो प्रोविज़न थे, उसमें रिज़र्वेशन विमेन्स को नहीं मिल सकता था। आपको ये बता दें कि लास्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन था, उसको 2002 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसके जो मतलब अभी तक यानी उसके बाद में कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं आया है, जिसकी वजह से हम डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर एक नया बना सकें। कोई पूछे कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? तो सिंपल सा आपको बताना है कि सेंसस डेटा के आधार पर लोकसभा की और स्टेट असेंबलीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं, उनको रीड्रॉ करने का काम है डिलिमिटेशन कमीशन का और उससे यह एन्श्योर करने का काम है कि जो भी सीट्स इस प्रकार से रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, उनमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबका हो, एससी, एसटी के रिजर्वेशन हो और इलेक्टोरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह भी फेयर रहे। तो यह एक प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना करके बनाई जाती है। इसमें आर्टिकल 82 और 170 जो है, इसके फॉर्मेशन को गाइड करते हैं और जब हम जैसे मैंने बताया एससी, एसटी के रिजर्वेशंस को, तो आर्टिकल 330 और 332 उसको कवर करते हैं। इसके कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इसके मेंबर्स के तौर पर भी कार्य करते हैं। तो साफ साफ पूछा जाए कि व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन, आई थिंक यू विल बी बेटर एबल टू आंसर दैट इट्स a statutory body and quasi judicial body that was created to redraw the boundaries of Lok Sabha and state assembly constituencies. अब बात आती है कि डिलिमिटेशन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं, मान लो पूछ लिया जाए, तो आप ये बता दें आर्टिकल 82 यानी पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन कानून बनाए आफ्टर एवरी सेंसस। इसी तरीके से आर्टिकल 170 में यह काम जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा हर सेंसस के बाद किया जाना हो, इसके प्रावधान हैं। आर्टिकल 330 और 332 में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स का रिजर्वेशन कैसा हो वो दिया गया है। आर्टिकल 327 ये कहता है कि इलेक्शंस जो हैं उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट के जो पावर हैं, वो कानून इलेक्शन के आधार पर जो भी बनाने हैं, वो कानून का बनाने का काम पार्लियामेंट करेगी। और आर्टिकल 329 ए में दिया गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो भी ऑर्डर दे, उसके ऑर्डर जो हैं वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। तो चेयरमैन, मेंबर, इसके जो एसोसिएट मेंबर जो भी होते हैं, उसको आपको समझना चाहिए। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है, तो आप सीधा सा लिख सकते हैं फेयर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और वो भी टू रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इट रिलाइज ऑन दी हाई और लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा। तो एक तरह से इलेक्टोरल का फेयरनेस जो है इससे होती है। यह जो है वो फिक्स नंबर ऑफ सीट जो भी लोकसभा में स्टेट असेंबलीज में है उसकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स किसने कौन से स्टेट को कितनी मिलेंगी, यह भी काम इसी का ही है। एस सी एस टी का जो सीट का रिजर्वेशन है सेंसस डेटा के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन डिफाइन करता है। कॉम्पैक्ट कॉन्टिजियस जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको भी यह इंश्योर करता है। और इसी तरीके से जो ड्राफ्ट और इस प्रकार का जो सीट का रोटेशन होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, उसको भी डिसाइड करने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है डिलिमिटेशन कमीशन की, वह करते हैं। 1952, 62, 72 और 2002 में हमने 4 बार डिलिमिटेशन कानून जो है वो बनाए। 1951 के सेंसस के आधार पर 1952 में, 1961 की सेंसस के आधार पर 1963 में, 1971 के सेंसस के आधार पर 1973 में और 2001 की सेंसस के हिसाब से 2002 में जो है वो फ्रीज कर दी गई थी टोटल नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट की, यानी स्टेट लोकसभा की और राज्यसभा की स्टेट असेंबलीज की 2026 तक। इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट हैं, उसमें 42nd, 84th, 87th और अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कानून। इसमें जो है एक तरह से आपको बताएं तो डिलिमिटेशन को इसी पॉपुलेशन के आधार पर ही रखा गया। इसका मतलब ये है कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज रफली रफली जो है सभी स्टेट्स में सेम पॉपुलेशन के आधार पर ही मतलब डिसाइड होंगी। दूसरा, पार्लियामेंट जो है वह सेंसस यानी 2026 के बाद में जो भी मतलब डिसीजन होगा उसी के ऊपर ही यह बेसिस रहेंगी। 106वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 2023 में पेश किया गया, उसमें 1/3 जो लोकसभा तथा स्टेट असेंबलीज के लिए विमेन के रिजर्वेशन हुआ, वह तभी आ पाएगा जब इस 2023 के कानून के बाद में जो है ये एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठ जाए।
अगर हमें ध्यान में ये भी रखना है कि आर्टिकल 81 और 82 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि लोकसभा में जो डिलिमिटेशन होगा वह हर सेंसस के बाद में होगा और लेटेस्ट सेंसस के आधार पर ही होगा। तो उसका मतलब ये है कि कोई भी मतलब इस प्रकार के अमेंडमेंट करने के लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है और वह मेजॉरिटी जो है वो पास में नहीं थी लोकसभा के जो नंबर्स थे वह रूलिंग पार्टी के पास नहीं थे, इसलिए जो है ये डिफीट खा गया। अब इसमें अगर हम बात करते हैं लोकसभा में, तो क्या किया जा रहा है या राज्यसभा में क्या किया जा रहा है? तो आप ये कह दें कि लोकसभा में जो सीट्स हैं, उनको 550 से 850 किया जाएगा। आर्टिकल 80 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि राज्यसभा की जो सीट्स हैं, वह 250 मैक्सिमम होंगी। अब उसमें भी एक तरह से मतलब कोई प्रकार का चेंज नहीं लाने का प्रावधान है। जो राज्यसभा, लोकसभा में सीट्स का जो रेशियो है, जो कि अभी तक 2.2 रेशियो 1 था, अब वह 3.3 रेशियो 1 हो जाएगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स हैं, लोकसभा की करीबन 550, राज्यसभा की करीबन 250, तो 2.2 रेशियो 1 का जो था, अब यह है यानी जो कोशिश करी गई थी 131वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में, जहाँ पर 50% सीट्स बढ़ाई जानी थी 543 से 815 के आसपास तक, वह जो है इस सीट को 2.2 के रेशियो से 3.3 के रेशियो तक ले जाएगा। हालाँकि यह बिल अभी भी पास नहीं हुआ है। हमें ये भी पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो साइज़ है, उसको भी इंक्रीज़ करने के बारे में बात हुई थी, जहाँ पर आर्टिकल 75 जो कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज़ डिसाइड करता है कि भई total number of ministers will not exceed 15% of the total number of members of the लोक सभा। अगर लेकिन इसमें 800 543 से 815 की सीट करी गई तो अपने आप जो है यह नंबर यानी 15% भी रहता है तो 81 से टोटल नंबर 122 चला जाएगा। लेकिन फिर भी जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो हो सकता है ये प्रोविज़न भी किए जाएँ जहाँ पर आर्टिकल 75 के तहत जो 15% ही हम देते हैं काउंसिल ऑफ सीट्स जो होती हैं उनमें मिनिस्टर्स को, तो वो जो है नंबर बढ़े। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? कब-कब ये बढ़ा गया? क्या-क्या क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है? तो क्राइटेरिया में आप बता दें पॉपुलेशन के नंबर्स, ज्योग्राफी का मतलब कॉन्टिग्यूअस ज्योग्राफी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक पार्ट यहाँ पर है, दूसरा पार्ट कहीं पर है, यानी एक तरह से कॉन्टिग्यूअस ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए। रिवर, हिल या अदर जो नेचुरल फीचर्स हैं, उनको भी एक तरह से ड्रॉ बाउंड्री जब ड्रॉ की जाती है, ध्यान रखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या तहसील को एक तरह से ऐसा नहीं हो कि भई उनको बिना फालतू ही हम मतलब तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक तरह से कंटीन्यूअस में हमें रखना है। ड्राफ्ट प्रपोज़ल जो पब्लिक के लिए भी जाते हैं, उसमें से भी उनकी भी सुनी जाती है। अगर हम और कंट्रीज़ के प्रावधान देखें तो यूके, जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजॉरिटी को मतलब पार्ट लिया, वहाँ पर बाउंड्री कमीशन जो है वो बनता है और ये इसका इंडिपेंडेंट कमीशन होता है जो कि बाउंड्रीज़ को रिव्यू करता है और नई बाउंड्रीज़ प्रपोज़ करता है। यूएसए में स्टेट लेजिस्लेचर या कई अन्य जो इंडिपेंडेंट कमीशन होते हैं, यह काम करते हैं जहाँ पर हर 10 साल में सेंसस जैसे ही होती है, बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ किया जाता है। कनाडा में इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल बाउंड्री कमीशन होता है, जहाँ पर हर 10 साल में जो बाउंड्रीज़ होती हैं, वो रिव्यू की जाती हैं। उनके ट्रांसपेरेंसी पॉपुलेशन को इक्वालिटी के आधार पर ही एम्फसाइज़ किया जाता है। तो ये जो हैं वो इंडिपेंडेंट कमीशंस होते हैं जो कि पॉलिटिकल किसी प्रकार की जो एक मतलब वो होता है ना कि ये बॉडी पॉलिटिकल तौर पे कार्य कर रही है, तो उस बायस को वो रिप्रेज़ेंट नहीं करते हैं। तो आपको क्या-क्या पता चला इसमें कि डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है? भारत में कब-कब डिलिमिटेशन कमीशन बैठा? अभी विशेष प्रावधान क्या है? 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 75, 80, 81, 82 इनमें चेंजेस क्यों ज़रूरी हैं? पार्लियामेंट में जो लोकसभा, राज्यसभा के बीच में जो रेशियो है सीट्स का, वो कैसे अभी बदलेगा? 815 जो सीट हो रही हैं, उसमें किस तरीके से जो है वो प्रावधान किए जा रहे हैं? शायद ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 330 और 332 के बारे में जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स को रिफिक्स करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। कंपोज़िशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन का, इसके पावर्स क्या हैं? इनके जो क्राइटेरियाज़ क्या-क्या उपयोग में आते हैं? 42nd, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या थे? ये सब आपने इस लेक्चर में समझे हैं। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट सीट है, उसके कैंडिडेचर यानी 2028 से 2030 का जो पीरियड होगा, उसमें 2028-29 के टर्म के लिए ये जो है हमारा ऑफिशियल जो कैंपेन है, हमने वो लॉन्च कर दिया है और अगर ये होता है तो भारत का 9वां टेन्योर होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। सबसे पहले आपको ये समझना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब बनी, यानी 1945 में जब वर्ल्ड वॉर एंड होता है,
तो जो पहले लीग ऑफ नेशंस नाम की एक संस्था होती है, जो कि उसकी फंक्शनिंग में कई प्रकार की शॉर्टकमिंग्स थी, तो उसको एक तरह से ड्यूरेबल पीस के लिए या वर्ल्ड में सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए उतना एक तरह से मतलब पावरफुल नहीं समझा गया, तो उसको चेंज किया गया और लीग ऑफ नेशन की जगह जो है वो यूनाइटेड नेशन ने ली। इसमें एक 5 परमानेंट मेंबर्स की ग्रुपिंग क्रिएट की जाती है, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, जिसका मकसद साफ है कि ग्लोबली जो पीस या सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करने के प्रयास होंगे, ये मेंबर्स जो हैं वो कोशिश करेंगे कि भाई इनको मतलब पावर होना चाहिए वोटिंग प्रोसेस का। ये किसी भी प्रपोज़ल के ऊपर वीटो भी कर सकते हैं। हालाँकि जिस हिसाब से पिछले मतलब 60-70 साल में जो सिचुएशंस पहले थी वो चेंज हुई है, पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम देखें या यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ निकाली जाती हैं, उसको किस तरीके से कोई भी कंट्री मतलब फ़ॉलो करता है कि नहीं, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करते हैं कि नहीं, डिफेंस, सिक्योरिटी में उसका खुद का रोल क्या रहा है, ग्लोबली जो है वो किस प्रकार का रोल प्ले कर रहा है। ये सारे के सारे जो मतलब फैक्टर हैं वह भी काम आते हैं जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं। हालाँकि अभी भी हमारी जो परमानेंट मेंबरशिप है वह काफ़ी दूर है, लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसको हमने 2028 जो 29 की टर्म है उसके लिए ऑफ़िशियल कैंपेन अब लॉन्च कर दिया है और एक तरह से अब हम एक्टिवली ग्लोबल सपोर्ट को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको प्रेज़ेंट करते हुए कि दिस इज़ हाउ इंडिया वुड परफॉर्म व्हेन इट गेट्स द नॉन परमानेंट सीट इन द ईयर 28-29 पहला। दूसरा, इट हैज़ बीन इंडियाज़ ऑन रिकॉर्ड जो भी कितना रिकॉर्ड रहा है पिछले 8 टर्म्स में, उसको भी दिखाने की कोशिश की जाती है और कैसे जो है एक हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्लोबली और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पीपीपी टर्म्स पर आधारित इकोनॉमी या 5th लार्जेस्ट नॉमिनल टर्म्स पर आधारित इकोनॉमी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी में, उसको भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। अगर भारत जो है यह काम अपनी जो इम्पोर्टेंस है अगर उसको सही तरीके से प्रदर्शित कर पाता है, तो जिस हिसाब से हमारे जो प्रयत्न हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर यानी वो मेंबर्स जिनको की वीटो पावर मिले, वो आपको जो है वो देखने को मिल सकता है कि उसके लिए हम हमारे जो प्रयास हैं अब वह और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। कंट्रीज़ को भी पता लगेगा कि दिस कंट्री एक्चुअली बिहेव्स इन अ वेरी, वेरी रिस्पांसिबल मैनर एंड दिस इज़ हाउ वी शुड मेक द रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एविडेंट और उसकी वजह से जो है हम भारत को भी वहाँ पर एक परमानेंट मेंबरशिप दे दें। आपको ये भी पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है या वर्किंग मेथड है, वह एक पुराने एरा को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर 1945 के आसपास जो वॉर टाइम था, वैसी स्थिति अब रही नहीं है। इवन लॉन्ग टर्म जो यूनाइटेड नेशन का जब एक्सपेंशन हुआ था, वह 4 नॉन परमानेंट मेंबर जोड़े गए थे 1963 में। उसके बाद में जो है काफ़ी लंबा समय हो गया है किसी भी प्रकार के कंपोज़िशन को बढ़ाए हुए। इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो पहले एक तरह से यूरोप का ओवर रिप्रेजेंटेटेड हुआ करता था। एशिया अब एक तरह से जो यूरोप का प्रेजेंटेशन हुआ करता था, अब वह ओवर प्रेज़ेंट हो गया है, जबकि एशिया अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड है। इसलिए इकोनॉमिक या जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हमें ध्यान में रखते हुए यूएनएससी का जो मतलब रिफ़ॉर्म है उनको कैरी आउट करना चाहिए। इसी तरीके से कई जगह है पर चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सूडान, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान या रिसेंटली अगर हम बात करें ईरान या फिर इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट या फिर ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट, इनको भी किस तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है वो डील करने में बड़ा असहज रहा है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क है। इवन अगर हम बात करें कि भई नॉर्थ और साउथ जो डिवाइड देखा गया है कि भई जो अफ्रीका है वहाँ पर कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं आता। जबकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो वेलफेयर एजेंसीज़ है ना या इवन जो काम होते हैं पीस या सिक्योरिटी के लिए उसमें मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो अफ्रीका पर ही होता है। जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो तो आप ये देख सकते हैं कि हाउ अंडर रिप्रेजेंटेड दीज़ कॉन्टिनेंट्स या दीज़ कंट्रीज़ आर। तो हमें आज की रियलिटी के आधार पर इसलिए अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म क्यों होने चाहिए? तो आप उसमें ये बताएँ कि दीज़ आर द रीज़न्स एंड अगर इंडिया का भी कैंडिडेट से पूछा जाता है तो उसमें भी आप बता सकते हैं जिसमें आप ये कहें कि सर G4 की जो ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील आते हैं, वो बेसिकली चाहते हैं कि भई मतलब ये मेंबरशिप जो है वो बढ़नी चाहिए। हालाँकि इसमें अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि कई सारे परमानेंट मेंबर ऐसे हैं जिसमें चाइना का नाम सर्वप्रथम आता है। वो इस प्रकार के रिफॉर्म्स को कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है वहाँ पर एज़ अ परमानेंट मेंबर बैठे।
और इसी के साथ में जो कॉफ़ी क्लब टाइप से इंस्टीट्यूशन है जिसमें पाकिस्तान भी आता है, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि भाई इंडिया की जो मेंबरशिप है उसको वहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप मिलती रहे। तो एक तरह से आप ये बताएँ कि मतलब भारत का क्या रोल है? भारत किस तरीके से अपने क्रेडेंशियल्स पेश कर रहा है? अगर नॉन परमानेंट मेंबर में भी भारत अगर चुना जाता है तो क्या विश्व को दे सकता है? अगर हम परमानेंट मेंबर बनते हैं तो क्या दे सकते हैं? परमानेंट मेंबर बनने के लिए हमने 2-3 बार ये भी कहा है कि भई वीटो पावर्स जो हैं हमें आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिल सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट हमें एक इतने बड़े कंट्री की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी इकोनॉमी, एक तरह से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द पीस कीपिंग एफर्ट जो हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशन के उसमें या फिर वेलफेयर पॉलिसीज़ में जो भारत का रोल है उसको रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी होना चाहिए। कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया है कि भाई 4 जो न्यू बेंचेस होंगी वो डिसाइड करेंगी कि जो ओल्डेस्ट या जो ओल्ड सिविल या क्रिमिनल जो केसेस हैं उनको बर्डन उनका कब किया जाए, जो भी पेंडिंग केसेस हैं, तो उसमें इस प्रकार से कैसे व्यवस्थाएँ होंगी, क्या उसके लीगल प्रिंसिपल्स उसमें फॉलो किए जाएँगे, ये आपको समझाने की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा-सा हम आपको कंपोज़िशन या फिर उसमें विभिन्न प्रकार के जो जजमेंट के केसेज़ आए हैं, उनको भी समझाने का कोशिश करेंगे। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़्म, ओवररीच ये क्या शब्द होते हैं? कैसे आपको इंटरव्यू में भी आंसर देना चाहिए? अगर आपका एक ओपिनियन हो तो वो क्या होना चाहिए? ये सब हम आपको बताएँगे। फिलहाल आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।